बैलेंस बजट मल्टीप्लायर समझना है। ये आपके एक्स्ट्रा पैम्फलेट जो दिया है उसके अंदर पेज नंबर 13 पे एफएमबी यूनिट 2 लिखा होगा ऊपर, एफएमई है ये। देखिए इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर थियरम या तो यूनिट मल्टीप्लायर थियरम। ध्यान देना, व्हेन गवर्नमेंट अडॉप्ट्स अ बैलेंस बजट पॉलिसी। सवाल, बैलेंस बजट का मतलब क्या? बैलेंस बजट का मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट की इनकम दोनों इक्वल हो जाए। इसीलिए यहाँ लिखा है कि गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी उतना ही पैसा जितना उसको स्पेंड करना है, या तो स्पेंड उतना ही पैसा करेगी जितना उसको कलेक्ट करना है। सो इसको बैलेंस बजट पॉलिसी बोलेंगे। यहाँ पे टी इज इक्वल टू जी, यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टोटल, सॉरी, टी यानी टैक्सेस, टैक्सेस इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब भी चेंज इन जी आएगा, यानी मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बदलेगा तो टैक्स भी बदलेगा। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन इफेक्ट of balanced budget policy on national income and expansionist fiscal policy, where increases in taxes, यानी जितना भी गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी उतना खर्चा भी बढ़ा देगी गवर्नमेंट। तो अब यहाँ है जो मेन काम है ये इसका मल्टीप्लायर का, वो ये है कि देर इज इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज करती है। दिस इज बिकॉज इकोनॉमिक्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल नॉट फॉल बाय द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स। जितना टैक्स का अमाउंट है एग्जैक्टली उतना गवर्न कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर टैक्स लगेगा भी तो तुम खाना पीना थोड़ा छोड़ दोगे, कुछ चीजों के ऊपर का खर्चा तो उतना करना पड़ेगा। लोग क्या करेंगे, अगर टैक्स बढ़ेगा नहीं तो सेविंग कम कर देंगे, लेकिन खर्चा तो उतना ही करेंगे या तो थोड़ा कम करेंगे, पर उतना कम नहीं करेंगे जितना टैक्स लगाया। समझ में बात आ रही है? तो आप एक्सपेंडिचर को एक बात समझ लो, एक लाइफस्टाइल को तुमने सिलेक्ट किया ना, उसके बाद में उस लाइफस्टाइल को छोड़ना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर एक बार आ गए ना, उसके बाद में नीचे आना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर और थियरम इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी यानी वन, एक। यूनिटी का मतलब वन, एमसीक्यू। देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिट मल्टीप्लायर थियरम। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ टीएम, यानी इसमें टीएम यानी टैक्स मल्टीप्लायर और जीईएम यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर दोनों को साथ में मिला दिया गया है। In BBM, balanced budget multiplier, tax multiplier is smaller than government expenditure multiplier, यानी tax multiplier less than GEM है। Let us understand these two multipliers। एक तो tax multiplier, ध्यान देना, tax multiplier याद रखो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी लिखा है, यानी ये माइनस सी अपॉन वन माइनस सी है, जहां सी का मतलब होता है एमपीसी। सी यानी क्या? एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। So tax multiplier indicates that change in equilibrium level of income due to change in taxes are equal to minus C upon 1 minus C into डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब टैक्स में होने वाला चेंज। अब आगे देखें, डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन वन माइनस सी डेल्टा टी। या तो अगर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी लिखूं तो क्या आएगा? माइनस सी अपॉन वन माइनस सी। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वन अपॉन वन माइनस सी आएगा। जीईएम क्या आएगा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी, यानी वन अपॉन वन माइनस सी। यहाँ पे भी सी यानी एमपीसी। अब इन दोनों को मिला देंगे अपने, तो देखो दोनों को प्लस करेंगे तो एक में आंसर आता है, बोर्ड पे देखना, दोनों क्वेश्चन बराबर से समझ ले, दोनों के रेशियो जो है वो बराबर से समझ ले तो एकदम इजी है ये। देखिए इसमें अगर मैं सबसे पहले किसके बारे में बात करूं, फर्स्ट आपका टैक्स मल्टीप्लायर है। तो टैक्स मल्टीप्लायर में क्या लिखा है? माइनस सी अपॉन वन माइनस सी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के अंदर वन अपॉन वन माइनस सी।
अब तुमको करना क्या है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू टैक्स मल्टीप्लायर प्लस जीईएम। अब टैक्स मल्टीप्लायर माइनस सी अपॉन वन माइनस सी है, और ये कितना है, वन अपॉन वन माइनस सी। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो खाली वन माइनस सी ऊपर लिखेंगे, अपॉन वन माइनस सी, दोनों कट हो गए, आंसर क्या है, वन। तो याद रखना है कि बीबीएम इज ऑलवेज इक्वल टू वन। ये यूनिटी हुआ, इसका मतलब ये हुआ यूनिटी यानी एक के इक्वल हो जाना, ये जरूरी है आपको समझना। अब इसके आगे देखें, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर थियरम states that balanced budget multiplier is always equal to unity। किसके इक्वल होगा, ऑलवेज यूनिटी, यूनिटी यानी एक, equal to unity। So balanced budget theorem is also called unit multiplier theorem। A simultaneous change in government expenditure यानी दोनों में साथ में चेंज आना, and taxes may be expressed as a combination of equation 1 and 2, जो मैं अभी आपको बोर्ड पे बता चुका। देखिए, जो इक्वेशन है नीचे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया इज इक्वल टू वन, कैसे आया वो, एस डेल्टा जी और डेल्टा टी दोनों इक्वल होता है, मतलब जितना टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट उतना खर्चा भी कर देगी। क्योंकि हमने क्या देखा, बैलेंस बजट मतलब गवर्नमेंट ना पैसा उधार लेती है किसी के पास से, जिसको अपने डेफिसिट बजट बोलते हैं, और ना गवर्नमेंट कोई भी पैसा बचाती है, जिसको अपने सरप्लस बजट बोलती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बजट कैसा है, बिल्कुल बैलेंस वाला बजट है। इसका मतलब जितना टैक्स लगाती है उतना पूरा पैसा गवर्नमेंट खर्च कर देती है। फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट व्हेन गवर्नमेंट अडॉप्ट्स अ बैलेंस बजट पॉलिसी, यानी जी इज इक्वल टू टी, तो वो उतना ही अमाउंट स्पेंड करेगी जितना वो टैक्सेशन से कलेक्ट करेगी। देयरफॉर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा टी। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, जबरदस्त चीज है ये। पहले आप इसके अंदर देख लो, फिर डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि आपका एजी और ईजी ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुआ तो तुम्हारा डायग्राम गलत है। एजी जितना है ना उतना ही एग्जैक्टली ईजी आना चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पे वो बनना चाहिए, वो समझना है। तो पहले आप देखें, ये डायग्राम के अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर is increased by the full amount of tax revenue, the balanced budget multiplier theorem holds। C consumption line है, consumption function before imposition of income tax, as income tax is equal to y1 y2। y1 y2 दिख रहा है, वो इनकम है। इनकम टैक्स कितना, y1 y2 जितना लगाया जाता है, ध्यान देना, y1 y2 जितना इनकम टैक्स लगाया जाता है। एज अ रिजल्ट द ओल्ड कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट्स टू लोअर पोजीशन, यानी अब कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाएगा, और कौन सी जगह पे आ जाएगा, C1 के ऊपर आ जाएगा। द टैक्स रेवेन्यू गोइंग टू द एक्सचेकर इज एजी। टैक्स रेवेन्यू एक्सचेकर मतलब जो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा वो कितना है, एजी। एजी जितना टैक्स रेवेन्यू चला जाएगा। अब गवर्नमेंट उसके सामने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, वो भी टैक्स रेवेन्यू जितना ही बढ़ाएगी, वो कितना बढ़ाएगी, ईजी जितना वो रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। तो ईजी और जी दोनों इक्वल होना चाहिए, विच इज इंजेक्टेड इनटू द इकोनॉमी। द income increase in income y1 y2 is equal to the tax revenue AG and the increase in government expenditure GE। तो y1 y2 is equal to AG is equal to GE होना चाहिए। फिर ये जो नीचे लिखा है ने वो अपने एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जामिनेशन में। अब मैं आपको बताऊं कि किस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, जरा ध्यान देना बोर्ड पे। इसमें मल्टीप्लायर तीन बताए, तो खाली शॉर्ट नोट हो जाइए, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, समझे। तो तीनों तीन मल्टीप्लायर है, एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है तुम्हारी इसी पैम्फलेट में, राइट, और ये बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है, और तीसरा जो है ना वो एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर है, फॉरेन एक्सचेंज मल्टीप्लायर, राइट। अब देखिए इसमें डायग्राम देखे, पहले एक्स और वाई एक्सिस को डिफाइन करें अपने। यहाँ पे इनकम है
और यहाँ पे कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। अपने यहाँ 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने की, ये पूरे यूनिट में 45 डिग्री की लाइन आती है। पहले तुम्हारा कंजम्पशन, ये कंजम्पशन लाइन है जो पुरानी कंजम्पशन लाइन है। अब हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है इस तरह से कि जिसमें कंजम्पशन कम दिखे, यानी C1 लेवल के ऊपर कंजम्पशन दिखे। राइट, पहले तुम्हारा कंजम्पशन कहाँ पे था, ये लेवल पे कंजम्पशन था। अब अपने इसको देखो, ये ड्रॉ करो ने, 1 मिनट, तो पहले ना आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, नहीं तो ये नहीं, ये तुम्हारा बराबर मैच होगा ही नहीं कभी भी। देखिए, हम पहले यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके साथ पैरेलल ने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी, एज, ये लाइन ड्रॉ करी, फिर यहाँ से अपने, और ये जो है ना, वहां से तुमको ये पास करना है, C1 यहाँ से पास करना है, थोड़ा लोअर बताना है, यानी C1 जो है ना वो यहाँ से आपको पास करना है, ये AG हुआ। राइट, याद रखो इसके बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। जब नोटबुक में ड्रॉ करोगे ज्यादा क्लियर ड्रॉ कर पाओगे। उसके बाद जितना AG ड्रॉ किया ने, उतना ही आप दूसरा क्या ड्रॉ करोगे, GE ड्रॉ करोगे। बराबर, जहां पे GE होगा वहीं पे तुमको ये C जो लिखा है ना उसके नहीं, लेकिन C1 के पैरेलल आपको एक दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है जो ये E में से पास होगी। राइट, जिसको अपने C1 प्लस G बोलेंगे। ये GE और AG दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुए तो इसका मतलब जितना तुमने टैक्स, ये टैक्स है, ये टैक्स लगाया और उसके सामने तुमने एक्सपेंडिचर किया, ये चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। राइट, ये तुम्हारा बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का डायग्राम। वापिस देखो, ये Y1 Y2 जितना टैक्स लगाया, पहले OY1 इनकम थी, इतना टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने, तो AG टैक्स लगा, उतना ही एक्सपेंस करना है, मतलब G, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो गया। पहले तुम्हारा C लेवल के ऊपर कंजम्पशन था, लेकिन टैक्स लगाने के बाद कंजम्पशन थोड़ा कम होगा तो C1 के ऊपर आएगा, इसीलिए पहले AG ड्रॉ कर लो। AG ड्रॉ कर लोगे तो उसके बाद में जहां पे तुमको लगे कि एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर आपको ये ड्रॉ करना है, बस इतना, तो उसके बाद आपको यहाँ से लाइन पास करनी है, फिर इसको यहाँ सेटल करोगे तो बिल्कुल ये 45 डिग्री का एंगल है ना, इसलिए यहाँ पे AG और EG सेम आते हैं। समझे, AG और EG दोनों सेम आते हैं। ओके, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये न्यूमेरिकल एग्जांपल है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का, लेकिन ये नहीं है। अब खाली एजम्पशन से देखें, एजम्पशन में यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं करते। व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेंशन जो दिया जाता है वो, ये सब ट्रांसफर पेमेंट के अंदर आता है, जहां पे गवर्नमेंट खर्चा करती है लेकिन उसके सामने कोई चीज रिसीव नहीं करती है। इट अज्यूम्स यूनिफॉर्म MPC, MPC सब जगह पे सेम होगा। सेम होना इसका मतलब MPC अगर मैंने 0.8 सपोज किया है तो हर बार 0.8 रहेगा। फिर इट इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस उसके ऊपर कोई क्या, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगी उसके बारे में इग्नोर किया है। और इकोनॉमी को लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट में ऑपरेट कराना है। लेकिन क्रिटिसिज्म यही बनते, इट इज कंसिडर्ड एज इनएफिशिएंट एंड इनएडिक्वेट डिवाइस टू शो एक्सपेंशनरी इकोनॉमी। एक्सपेंशनरी इकोनॉमी में ऐसा हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट कभी भी बैलेंस बजट नहीं रखती। गवर्नमेंट हमेशा कौन सा बजट रखती है, डेफिसिट वाला बजट रखती है। इट रिक्वायर्स लार्ज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इनटू शिफ्ट of the resources from private to public sector. This affects private sector badly. यानी इसमें लार्ज पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में रिसोर्सेज शिफ्ट हो जाते हैं। सरकार खर्चा करेगी तो कहाँ खर्चा करेगी, पब्लिक सेक्टर में करेगी ना। तो प्राइवेट के बाद T लिखा, उसको टू लिख देना, प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर। एंड इट इंक्रीजेस द टैक्स बर्डन एंड डिस्करेजेस द इन्वेस्टमेंट। इससे टैक्स बर्डन बढ़ता है और इन्वेस्टमेंट खराब होता है। कारण याद रखो, जितना गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी ना उतना सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कम तो इन्वेस्टमेंट कम, क्योंकि S इज इक्वल टू I। बराबर। अब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कंसेप्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस बजट मल्टीप्लायर एंड फॉरेन ट्रेड। ये डिस्टिंग्विश नहीं करना है, खाली फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर देखे। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर shows the impact of foreign trade, yani effects of export and import on the national income of country. It works just like investment multiplier as explained by Keynes. लेकिन जितना फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा उसके साथ कंट्री के अंदर नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी ना, वो ये बताता है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर shows the number of times by which MI increases as a result of increase in export or import. एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बढ़ने से MI यानी MI नहीं NI नेशनल इनकम, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री तो इनकम बढ़ती है कंट्री की, बट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इंपोर्ट तो इससे नेशनल इनकम रिड्यूस हो जाती है। दिस इज बिकॉज जस्ट लाइक सेविंग एंड टैक्सेस, इंपोर्ट्स आर अ फॉर्म ऑफ विड्रॉल। इंपोर्ट से विड्रॉल होता है। टैक्सेस जिस तरह से गवर्नमेंट अपने पास से इनकम ले लेती है वापिस, वैसे ही इंपोर्ट का मतलब गवर्नमेंट अपने सर्कुलर फ्लो में से, गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन सेक्टर अपने सर्कुलर फ्लो में से पैसा खींच लेता है, क्योंकि अपना पैसा कहाँ चला जाएगा, इंपोर्ट करने में चला जाएगा, इसलिए। नाउ हाउ मच विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन नेशनल इनकम, दैट डिपेंड्स अपॉन दो चीजें, एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी कितना सेविंग करने की ख्वाहिश है इंसान के दिल में। दूसरी बात, पूरी यहाँ कम्युनिटी आती है, यहाँ एक इंसान की बात नहीं है, पूरी कंट्री की बात है। दूसरी बात, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट मतलब यहाँ पे इंपोर्ट कितने जरूरी है, प्रोपेंसिटी का मतलब कितने जरूरी है। लोअर द वैल्यू ऑफ दीज टू वेरिएबल्स हायर विल बी द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। याद रखो, इनवर्स है ये, अंडरलाइन करना ये दोनों जितने लोअर उतनी हायर वैल्यू होगी। तो एमपीएस का मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएम का मतलब डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई। और अगर आपको केएफ यानी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर की फॉर्मूला जाननी है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा है। एक्स यानी नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करो तो बनता है ये। अब ओपन इकोनॉमी के अंदर अपने ये देख चुके हैं, वाई इज इक्वल टू चार चीजों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि चार सेक्टर है। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट। राइट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करें। अब अगर गवर्नमेंट सेक्टर ना हो तो जी निकल जाएगा, तो क्या आएगा, सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम बराबर। अब सी को मैं सामने ले जाऊं तो वाई माइनस सी हो जाएगा, इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। अब आप जानते हो कि इनकम में से मैं कंजम्पशन माइनस करूं तो क्या बचेगा, सेविंग्स बचेगा। तो y माइनस सी की जगह पे अपने क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। देखो, ये जो y माइनस सी है उसकी जगह पे क्या आ गया, s आ गया। तो s इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। अब मैं क्या करूं, ये जो माइनस एम है ना उसको सामने ले जाता हूं, तो s प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस एक्स हो गया। तो नाउ सपोज हमने सोच लिया कि i हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो i को अगर हम हटा देते हो तो x इज इक्वल टू एस प्लस एम, यानी एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस क्या आ जाएगा, इंपोर्ट आ जाएगा। तो अगर मैं डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूं तो डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम। तो अगर हम इसको दोनों को y से डिवाइड करें, अब ये सब चीजें आपके दिमाग से बाहर जा रही है, मैं आपको सिंपल इसको बोर्ड पे फॉर्मूला कैसे बनती है वो बताता हूँ। देखो, ये फॉर्मूला कैसे बनती है वो बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखिए, अपने एमपीएस को हमेशा बी सपोज किया है, एमपीएस को हमेशा हमने क्या सपोज किया है, बी सपोज किया है। अब ध्यान देना बराबर से, वन माइनस बी प्लस एम, ये तुम्हारी फॉर्मूला बनेगी। अपॉन में ये होना चाहिए। अपने ये साबित करते हैं कैसे, देखो, सी इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये अपने देखा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर निकाल दिया हमने। अब अपने क्या करेंगे, इसको सामने ले जाएंगे, तो y माइनस सी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। अब y माइनस सी यानी सेविंग्स हो गया, इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। अब ये m सामने ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, s प्लस एम
इज इक्वल टू आई प्लस एक्स। अब ये कांस्टेंट है तो ये निकाल दे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, s प्लस एम आया, बराबर। अब इन सब के आगे डेल्टा की साइन रख देता हूं। क्या साइन रख देंगे, अपने डेल्टा की साइन रख देंगे। अब इन सबको अपने डेल्टा वाई से डिवाइड करें, सबको डिवाइड करें। अब इसका मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, याद रखो ये 1/kf है। ऊपर आपने फॉर्मूला देखी, के एफ इजिकल टू क्या लिखा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये उल्टा हो गया ना उसका। अब डेल्टा ये क्या होता है देखो, इसका मतलब क्या, ये होता है तुम्हारा एमपीएस और ये तुम्हारा होता है एमपीएम, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी फॉर इंपोर्ट, बराबर। अब इसको अपने क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 - बी हुआ इसका मतलब। कारण एमपी याद रखो, एमपीएस और एमपीसी इजिकल टू 1 है। अगर तुमको एमपीएस फाइंड आउट करना है तो 1 - एमपीसी करना पड़ेगा। अब ये जो एमपीसी है वो क्या है, ये एमपीसी आपके लिए नॉर्मली अपने इसको बी सपोज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपने 1 - बी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, पर मैं इसको पहले क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। तो के एफ इज इक्वल 1/एमपीएस और 1/एमपीएम, ये साबित हुआ अपने लिए। ये दोनों को रिवर्स कर दिया तो अब यहाँ पे के एफ इज इक्वल टू 1 - बी और ये क्या है, एम है। अब 1 - बी कॉमन निकालू तो माइनस प्लस माइनस, ये साबित होना चाहिए। यहाँ पे ना फॉर्मूला थोड़ी चेंज करके लिखी हुई है इन्होंने, ना 1 - बी लिखा लेकिन अंदर है ना माइनस लिखना भूल गए, तो यहाँ चेंज कर देना है आपको, राइट। यहाँ पे चेंज करना है आपको ये फॉर्मूला। ये साबित हुआ आपका कि फॉर्मूला किस तरह से बनती है। फॉर्मूला सिर्फ आपको ये बनानी नहीं, साबित करी है यहाँ पे, तो आपको एग्जाम में बनानी है, आपको खाली फॉर्मूला लिख के चली आनी एग्जाम के अंदर। This formula shows that the value of foreign trade multiplier inversely depends upon, ये फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीएस एंड एमपीएम। सो द लोअर द वैल्यू ऑफ एमपीएस एंड एमपीएन, हायर द वैल्यू ऑफ केएफ एंड एडिशनल इनकम। बस यहां तक, इसके बाद का जो है ना वो नहीं लिखना है, सीधा कंक्लूजन से अपने स्टार्ट करेंगे। केएफ inversely depends upon MPS and MPM. So lower the value of MPS and MPM, higher the value of KF। ये तो आगे भी आपने देखा, जब MPM 0 होता है, ध्यान देना, MPM 0 होता है यानी इंपोर्ट हो ही ना किसी इकोनॉमी के अंदर, इट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ KF एंड एडिशनल इनकम। MCQ, तीनों दिन MCQ है ये। व्हेन MPM इज पॉजिटिव, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ KF एंड एडिशनल इनकम। एमपीएम पॉजिटिव हो तो रिड्यूस हो जाता है। याद रखो जितना ज्यादा ने उतना खराब, क्योंकि अपने इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि जितनी वैल्यू ज्यादा आएगी उतना इसके लिए रिडक्शन वाली वैल्यू अपने पास आएगी। अब ये मल्टीप्लायर के सम्स है, एमपीसी के और मल्टीप्लायर के, दो दो लाइन के समय इन्होंने बहुत इलोंगेटेड यानी ज्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है। मैं इसको काफी सिंपल तरीके से समझा देता हूँ आपको। देखो पहले में क्या लिखा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.6 है, आपको के फाइंड आउट करना है, या ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो एमपीसी आपको दिया है 0.6, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के इज इक्वल टू 1/1 - एमपीसी, सिंपल फॉर्मूला। 1/1 - 0.6, तो 1/0.4 यानी ये 2.5 आंसर आया। फिर आपको क्या बोला गया है, सेकंड, ये पहला आंसर आ गया। अब सेकंड में क्या पूछा गया आपको कि अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट 150 है, फाइंड द चेंज इन इनकम। तो देखो चेंज इन इनकम इज इक्वल के
इनटू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब के की वैल्यू 2.5 आ चुकी है, ये 150 आपको बताया गया है, 375 ये तुम्हारा चेंज इन इनकम। सम इज ओवर। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी 0.9 है एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन इनकम। तो अपने यही फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो डेल्टा, सेकंड क्वेश्चन, डेल्टा y इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई। अब के की वैल्यू 1/1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा आई। अब सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। डेल्टा आई कितना लिखा हुआ है, 100। अब मुझे बताओ 1/0.1 यानी 10 इंटू 100 करो तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 1000। खत्म। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, समझे। एमपीसी के ऊपर से 1 माइनस एमपीसी करो तो 1 माइनस 0.9 तो 0.1 आएगा। 1/0.1 का मतलब 10, और ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके। तो यहाँ पे अपना ये यूनिट कंप्लीट होता है।